हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय क्लासरूम। आज हम लोग इंटरनेशनल लॉ में एक न्यू टॉपिक देख रहे हैं, ट्रीटीज का, जिसको आप कहेंगे संधियां। संधियां कहेंगे या अभिसमय कहेंगे, ट्रीटीज कहेंगे या फिर कन्वेंशंस कहेंगे, एक ही चीज है वो। तो क्या है ये संधि, हम देखेंगे। संधि एक लिखित करार या रिटन एग्रीमेंट आप कहेंगे इसे। एक रिटन एग्रीमेंट है जिसे दो या दो से अधिक स्टेट्स, दो या दो से अधिक राज्य या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अपने रिलेशंस क्रिएट करने के लिए, अपने संबंधों को बनाने के लिए, अपने रिलेशंस क्रिएट करने के लिए करते हैं। तो संधियों पर जो विधि लागू होती है, जो लॉ इस पे या रूल रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, वो संधि विधि पर वियना अभिसमय, जिसे वियना अभिसमय नाम दिया गया है। वियना अभिसमय, वियना कन्वेंशंस 1969 बनाया गया था, और जो कि 23 मई 1969 को स्वीकार किया गया जिसे। और जो संधियों पर जिसके नियम, जो विधि लागू होती है, वो वियना अभिसमय 1969 है। अब वियना अभिसमय ये क्या कहता है? ये कहता है कि हर करार, हर विधि लिखित होनी चाहिए, रिटन होनी चाहिए। यह लिखित होनी चाहिए, मस्ट बी इन रिटन फॉर्म, ये कहता है। और ये क्या कहता है? यह दो राज्यों या ये किस किस किन किन के बीच में हो सकती है? दो स्टेट्स के बीच में हो सकती है, या स्टेट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हो सकती है, या फिर दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बीच में हो सकती है ये। और ये कहता है कि इसका उद्देश्य पक्षकारों के मध्य संबंध सृजित करना होता है। इसका जो एम है, वो जो इसके जो पक्षकार हैं, पार्टीज हैं, जो उस उन दोनों में, उन लोगों में जितने भी हैं पक्षकार, वो उनमें संबंधों को क्रिएट करना इसका एम होता है। अब आ जाइए काइंड्स, कितने प्रकार की ये होती हैं। तो ये मैंने लिखा है, इसमें दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट इज बायलेटरल, जिसे द्विपक्षीय कहते हैं, जिसमें दो ही पक्ष होते हैं। दो राज्यों के बीच में ये हो सकती है, दो पक्षों के बीच में होते हैं। बायलेटरल ट्रीटीज, द्विपक्षीय संधियां, जिसमें दो ही पक्षकार होते हैं। और एक होती है मल्टीलेटरल संधियां, मल्टीलेटरल ट्रीटीज होती है, बहुपक्षीय संधियां, जिसमें सभी राज्य पक्षकार हो सकते हैं। सभी जो स्टेट्स हैं, जितने भी मेंबर होते हैं यूएनओ के, या कितने भी वर्ल्ड के स्टेट्स उसके मेंबर हो सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि कौन पार्टी हो सकता है, कौन सा स्टेट इसकी पार्टी, कोई कौन पक्षकार इसका एक पक्ष हो सकता है। तो हु कैन बी पार्टीज टू बी अ ट्रीटी, एक ट्रीटी में कौन पार्टी हो सकता है? तो आर्टिकल 6 ऑफ वियना कन्वेंशन, वियना अभिसमय का जो अनुच्छेद 6 है, वो कहता है कि प्रत्येक राज्य संधि करने के लिए समर्थ है। कोई भी स्टेट संधि कर सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 6 ऑफ वियना कन्वेंशन, वियना अभिसमय के आर्टिकल 6 के अनुसार। अब आ जाइए फॉर्मेशन ऑफ ट्रीटीज, किस तरीके से ये की जाती हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होती है, ये क्रिएट कैसे की जाती हैं, इसका प्रोसेस एक तरीके से क्या होता है। तो ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि संधियों के निर्माण के लिए किसी विशेष प्रकार के प्रारूप को निर्धारित नहीं करती। ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ में ऐसा कोई पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं दिया हुआ है, कोई पर्टिकुलर एक प्रक्रिया या प्रणाली नहीं बताई गई है कि इसके अकॉर्डिंग ही एक संधियां जो की जाएंगी, होती हैं जो संधियां, वो इस प्रणाली या इस प्रक्रिया या इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग होगी। ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है, इसलिए इस संबंध में कोई सुस्पष्ट प्रक्रिया नहीं है, मतलब ऐसा कुछ निर्धारित नहीं है। बट फिर भी ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं, कुछ ऐसे क्रम हैं जो सभी स्टेट्स जिनको अडॉप्ट करते हैं जब वो आपस में संधियां करते हैं। तो मतलब ऐसे कई स्टेप्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपके। फर्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इसमें आप सुनिए, संविदाकारी राज्यों द्वारा व्यक्तियों का प्रत्यायन, सबसे पहले एजेंट्स या पूर्णाधिकारी दूत की नियुक्ति होती है। सबसे पहले जब कोई स्टेट एक संधि करना चाहता है किसी और स्टेट के साथ, या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ कोई संधि करना चाहता है, तो वो सबसे पहले एक अपना रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करता है, एक ऐसे जिसको आप पूर्णाधिकारी दूत इसमें कहा गया है हिंदी में, हिंदी की बुक्स में। तो पूर्णाधिकारी दूत को नियुक्त किया जाता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट उसको दिया जाता है, एक लिखित एक दस्तावेज उसको दिया जाता है, जिसे फुल पावर्स कहा जाता है। एक फुल पावर्स उसको दी जाती है, मतलब एक लिखित दस्तावेज या एक रिटन डॉक्यूमेंट उसको दिया जाता है। उस व्यक्ति को संधि करने का पूरा अधिकार दे दिया जाता है कि वो स्टेट में जाकर, दूसरे स्टेट में जाकर हमारी तरफ से, हमारी स्टेट की तरफ से संधि करने का उसको पूरा अधिकार दिया जाता है। उसके बाद सेकंड आपका है स्टेप नेगोशिएशन का, जिसको आप कहेंगे वार्ता।
सेकंड स्टेप है इसका वार्ता। राज्य द्वारा भेजा गया व्यक्ति वार्ता की कार्रवाई करता है, वहां जाकर वार्ता करता है, बताता है कि वो किस संबंध में किस तरीके की ट्रीटी करना चाहता है। तो सेकंड स्टेप इज नेगोशिएशन। उसके बाद थर्ड है आपका अडॉप्शन, जिसको आप कहेंगे अंगीकरण। अडॉप्ट कर लेना, अंगीकार कर लेना। नेगोशिएशन के बाद जो टेक्स्ट तैयार किया जाता है, जो लिखित में रिटन में टेक्स्ट तैयार किया जाता है, नेगोशिएशन के बाद टेक्स्ट तैयार किया जाता है, और जब स्टेट अपनी सहमति, अपना कंसेंट दे देते हैं, स्टेट्स अपनी सहमति उस टेक्स्ट पर दे देते हैं कि जो लिखा गया है, उसको आप लिखित वो कह सकते हैं, जो भी दस्तावेज तैयार किया गया, टेक्स्ट तैयार किया गया है, उस पर जब स्टेट अपनी सहमति दे देते हैं तो वो अडॉप्ट मान लिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वो अंगीकार कर लिया गया है स्टेट के द्वारा। थर्ड स्टेप अडॉप्शन। उसके बाद है आपका कंसेंट ऑफ द स्टेट। कंसेंट ऑफ द स्टेट, एक दूसरे राज्य की सहमति, जब उस पर कंसेंट मिल जाती है, सम्मति मिल जाती है उस पर, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। जिस समय राज्य अपनी सम्मति संधि पर देते हैं, उस समय से ही संधियां राज्यों पर बंधनकारी हो जाती हैं। बंधनकारी मतलब जब वो अपनी सहमति उस संधि पर दे देते हैं, तब से वो बाउंड हो जाते हैं दोनों स्टेट उस संधि के द्वारा। बस उस संधि में जो जो लिखा गया है, टेक्स्ट जो किया गया, उसके अकॉर्डिंग रहने के लिए बाध्य हो जाते हैं वो स्टेट्स। ये सम्मति किस तरीके से दी जा सकती है, बहुत इसके भी फॉर्म है, किस किस तरीके से दी जा सकती है। फर्स्ट इज, किस तरीके से सम्मति दी जाएगी, कंसेंट बाय सिग्नेचर, हस्ताक्षर करके। जब स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स जो वहां भेजे गए हैं अपने सिग्नेचर टेक्स्ट पर कर देते हैं, तो वो सम्मति मानी जाती है। सेकंड कैसे मानी जाती है, कंसेंट बाय एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट्स या जो पत्र या जो लिखित पत्र आदान प्रदान किए जाते हैं। सुनिए, संधि पर सम्मति टिप्पणी या पत्रों के आदान प्रदान द्वारा भी की जा सकती है, यदि संधि में इस प्रकार का प्रावधान है कि इस प्रकार के आदान प्रदान से सम्मति समझी जाएगी, तो पत्रों के आदान प्रदान द्वारा। तो ये कह रहे हैं कि बाय एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा हो सकती है। और कैसे हो सकती है, थर्ड जो इसका प्रकार है सम्मति देने का, बाय रेटिफिकेशन। ये कह रहे हैं कि अनुसमर्थन द्वारा भी सम्मति दी जा सकती है, जब प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित संधि की पुष्टि राज्य द्वारा कर दी जाती है। जैसे इंडिया ने कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा और उसने वहां पर हस्ताक्षर तो कर दिए, सिग्नेचर कर दिए, लेकिन जब तक स्टेट ने, इंडिया ने उसको रेटिफाई नहीं किया, उसको उसका अनुसमर्थन नहीं किया, तो अनुसमर्थन के द्वारा भी सम्मति दी जाती है। एक प्रकार ये है। तो अनुसमर्थन के मोड को क्यों माना जाता है, इसके भी 3 कारण इन्होंने बताए हैं कि क्यों अनुसमर्थन के द्वारा, रेटिफिकेशन के द्वारा सम्मति दी जाती है। तो ये कहते हैं कि पर्पस ऑफ रेटिफिकेशन क्या है, उद्देश्य क्या है रेटिफिकेशन का। ये कहते हैं कि फर्स्ट तो रिव्यू हो जाता है इससे, कि स्टेट रिव्यू कर लेता है। रिव्यू का मतलब होता है पुनर्विलोकन, कि दोबारा उसको देख लेता है कि क्या संधि की गई है, उसको दोबारा देख लेता है। और दूसरा, अगर वो अनुसमर्थन, सेकेंडली अनुसमर्थन के समय वह संधि करने से डिनाई भी कर सकता है, मना भी कर सकता है, कि जो वो करके आ गए हैं हस्ताक्षर वहां, उसको स्टेट डिनाई भी कर सकता है अनुसमर्थन के टाइम पे। और जो थर्ड इसका बेनिफिट होता है स्टेट को अनुसमर्थन के स्टेप का, कि जो हस्ताक्षर और अनुसमर्थन के बीच का टाइम होता है, एक तो उसने वहां जाकर हस्ताक्षर कर दिया, और रेटिफाई करने का जो टाइम बीच में ड्यूरेशन है, जो टाइम पीरियड मिल गया है एक स्टेट को, उसके दौरान में वो स्टेट उस पर विचार कर सकता है, सोचने का उसको टाइम मिल जाता है, और जनता के समर्थन के लिए भी वो टाइम काम आता है, जनता के समर्थन के लिए वो समय सही रहता है। तो इसलिए बाय रेटिफिकेशन भी सम्मति दी जाती है। और मोड ऑफ रेटिफिकेशन क्या होगा, किस तरीके से दिया जाएगा, तो ये कहते हैं अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग तरीके होते हैं रेटिफाई करने के। इंडिया में जो तरीका है वो कौन सा अपनाया जाता है, इंडिया का प्रेसिडेंट, यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो रेटिफाई करता है, वो अनुसमर्थन देता है सेंट्रल कैबिनेट की सलाह पर। जो सेंट्रल कैबिनेट है, केंद्रीय कैबिनेट होती है, उसकी सलाह पर यहाँ का राष्ट्रपति रेटिफाई करता है। तो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग मोड हो सकते हैं रेटिफाई करने के, तो यहाँ पर इस तरीके से दिया जाता है। और इसमें यह भी है कि रेटिफिकेशन को रिफ्यूज भी किया जा सकता है।
रिफ्यूज किया जा सकता है, मना भी किया जा सकता है, उसको डिनाई किया जा सकता है। संधि का अनुसमर्थन करना या न करना स्टेट की खुद की इच्छा पर निर्भर करता है। किसी भी स्टेट को इसके लिए बाउंड नहीं किया जा सकता, चाहे किसी भी प्रकार की संधि हो, किसी भी स्टेट को इसके लिए बाउंड नहीं किया जा सकता और उसको वो डिनाई कर सकता है और अनुसमर्थन करने से रिफ्यूज कर सकता है। भले ही वहां पर उसका जो रिप्रेजेंटेटिव था वो साइन करके आ गया, साक्षर करके आ गया, फिर भी वो उसे रिफ्यूज कर सकता है। इसके बाद एंट्री इनटू फोर्स, फिफ्थ जो स्टेप है आपका रेटिफिकेशन और कंसेंट ऑफ द स्टेट के बाद, उसके बाद एंट्री इनटू फोर्स। एंट्री इनटू फोर्स का मतलब है संधियां लागू हो जाती हैं। इसके बाद संधियों का लागू हो जाना, ये कह रहे हैं वियना जो कन्वेंशन है, वियना अभिसमय के आर्टिकल 24 के अनुसार कोई संधि उसी तरीके से और उस तारीख को लागू होती है जैसा कि उस संधि के में प्रावधान किया गया है। अगर संधि में ये लिखा गया है कि ये फलाना तारीख से फलाना टाइम से एक्टिवेट हो जाएगी, लागू हो जाएगी, तो वो तभी लागू हो जाएगी। अगर कोई प्रावधान नहीं है, अगर उसमें कोई नहीं बताया गया है, तो तब से लागू होगी जब वार्ताकारी राज्यों की ओर से संधि से बाध्य होने की सम्मति प्राप्त हो जाती है, जब दोनों स्टेट्स अपने आप को बाउंड कर लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब वार्ताकारी राज्यों की ओर से संधि से बाध्य होने की सम्मति, उनकी कंसेंट मिल जाती है कि हम अपने आप को इससे बाउंड कर रहे हैं, अगर ये सम्मति जिस दिन मिल जाती है तब हो जाती है। द्विपक्षीय जो बायलैटरल संधियां होती हैं, जो जिसमें दो ही पक्षकार होते हैं, द्विपक्षीय संधियां तब से लागू होती हैं जब दोनों स्टेट्स, दोनों राज्य अनुसमर्थन के अपने दस्तावेजों की अदला बदली कर लेते हैं, आदान प्रदान कर लेते हैं, अपना एक दूसरे को दे देते हैं। अब आ जाइए लास्ट जो इसका स्टेप है, रजिस्ट्रेशन एंड पब्लिकेशन। ये कह रहे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो संधियां हो गई स्टेट्स की, वो उसको रजिस्टर्ड किया जाता है और पब्लिकेशन भी उसका किया जाता है। ये कह रहे हैं संधि के लागू होने के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव, ये कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन किसके द्वारा होता है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा इसे पंजीकृत, रजिस्टर्ड किया जाता है। रजिस्ट्रेशन बाय सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, जो यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल है वो इसे रजिस्टर्ड करता है। यूएनओ के चार्टर में, जो यूएनओ की संविधि है, जो यूएनओ का संविधान है, हम जब आगे डिटेल में यूएनओ करेंगे, पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो ये कह रहे हैं कि यूएनओ के चार्टर में आर्टिकल 102 ब्रैकेट 1, 102 ब्रैकेट 1 यूएनओ का जो चार्टर है उसका आर्टिकल 102 ब्रैकेट 1 में ये बताया गया है कि क्यों इसको पब्लिकेशन इसका और रजिस्ट्रेशन इसका क्यों किया जाता है, वो इसके आर्टिकल 102(1) में बताया गया है। ये कहते हैं कि इसके दो बेनिफिट्स होते हैं इसको रजिस्टर्ड और इसका पब्लिकेशन करने के। एक तो फर्स्ट बेनिफिट तो इसका ये होता है कि ये राज्यों को गोपनीय करार करने से रोकता है, कि आपस में कोई दोनों स्टेट आपस में जो स्टेट्स करार कर रहे हैं वो कोई गुप्त रूप से या अकेले, मतलब गोपनीय ना कर लें ऐसा करार, तो ये गोपनीय करार करने से रोकता है, नंबर 1। और नंबर 2, ये पब्लिक करने से और इसका रजिस्टर्ड करने से ये क्या होता है कि संधि का जब पब्लिकेशन हो जाता है तो पक्षकार जो स्टेट हैं, जो इसके पार्टीज हैं, स्टेट्स हैं, उसे आसानी से उसका उल्लंघन नहीं कर पाते, उसको डिनाई नहीं कर पाते, उसको मतलब उल्लंघन उसका नहीं कर पाते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो सोसाइटी में उनकी जो रेप्यूटेशन है, उसका रेपो है, उसको नुकसान पहुंचता है, इसलिए वो इसे डिनाई नहीं करते हैं। तो आज हमने इसका हाफ ट्रीटीज का देखा कि इसके काइंड्स देखे हैं इसके, और हमने फॉर्मेशन देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी इनवैलिड कैसे हो जाती हैं, ये इनवैलिडिटी, और इसका टर्मिनेशन देखेंगे कि कैसे समाप्त हो जाते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।